बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनासब के लिहाज से जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो उनके हवाले की जाएं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास कर दिया गया इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 जिसके मुताबिक रोका जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना दे बल्कि दिगर तमाम जमातों में तकसीम कर दे जिस तरह से पहले तकसीम की गई थी। अब एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है और दूसरी तरफ है पार्लियामेंट का एक्ट, और इसके साथ साथ स्पीकर अयाज सादक की तरफ से भी एक खत इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को दिया गया कि मखसूस नशिस्तें दिगर जमातों के हवाले कर दी जाएं। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा? बहरहाल मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा और हुकूमत किसी भी सूरत में इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगी। देखिए, मैं एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते से यह समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत था और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 पास किया गया वो भी गलत था। जब सुप्रीम कोर्ट का एक दफा से फैसला आ गया, वो सही था, वो गलत था, वट एवर, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक एक्ट पास कर दिया गया है और गवर्नमेंट ये समझती है कि अब उस एक्ट के ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो बहरहाल ये एक तरह से मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, ये उनकी आपस में जंग है जो कि अदारों को कमजोर करने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो सही या गलत अलग डिबेट है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा जी, फैसला 70 सफहात पर मुश्तमिल है जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। देखें, यहाँ पे मैं इतराज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, यानी कि इलेक्शन के हवाले से। आल्दो के तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, लेकिन जब इलेक्शन हुआ था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। तो कानून ये कहता है कि जब किसी सियासी जमात के पास उसका इंतखाबी निशान ना हो तो वो बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सादार नहीं समझी जाएगी। अच्छा जी, तफसीली फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार देते हैं। आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार किया था और उसके फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में यह पटिशन फाइल की गई थी। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। देखिए, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इंतखाबी निशान ना होने का कानूनी तौर पर मतलब यह है कि वो जमात इलेक्शन में मौजूद नहीं है, उसे बतौर सियासी जमात कंसीडर नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है इलेक्शन के हवाले से और उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त इलेक्शन में मौजूद भी नहीं थी, उनके पास अपना इंतखाबी निशान भी मौजूद नहीं था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार थे वो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद, जीतने के बाद, आपको यह भी याद होगा कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने पार्टी एफिलिएशन का कोई भी लेटर अपनी फाइल के साथ सबमिट नहीं करवाया था। तो कामयाब होने के बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। मतलब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जरूर थे, लेकिन बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं थी और उनके कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। अच्छा जी, आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। अदालत ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का ज़हर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखतशुदा बयान लें। आपको पता है कि जब भी कोई आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ता है और आईनी तौर पर इलेक्शन जीतने के बाद उसने 3 दिन के अंदर किसी ना किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी होती है। तो मैं समझता हूं कि यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो चुका, उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके, उन्होंने 3 दिनों के अंदर आईनी तौर पर जिस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी थी उन्होंने कर ली। अब एक तरह से आइन को रिवर्स कर दिया गया है कि कहा कि जो 41 MNAs हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर, यानी वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन अब आइंदा 15 दिन के अंदर अपना बयान हल्फी जमा करवाएंगे।
इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामन और हुकूमत का चौथा स्तून है, मगर कमीशन फरवरी 2024 में अपना यह किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। अक्सरियती जजिस के फैसले में कहा गया है कि बारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जजिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथी जजिस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजिस के हवाले से मुनासिब नहीं। इन जजिस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजिस के मनसिब के मुनाफी है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि आपके पास एक फैसला आया, आप उसकी फेवर करते हैं या उसकी मुखालफत करते हैं, आपके पास राइट मौजूद है कि आप जो भी फैसला करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट इस तरह से नहीं देना चाहिए कि दूसरे साथी जजेस की जिसमें तज़हीक नजर आती हो। अच्छा जी, फैसले में कहा गया है कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। साथी जजेस इख्तलाफ राय भी दे सकते हैं और दूसरे की राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। तहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अदालत ने लिखा कि जिस तरीके से 2 जजिस ने इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजिस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए और 2 जजिस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालतों ने यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक के नुमाइंदगी पर समझौता ना किया जाए। जिस तरह से मैंने पहले भी अपनी राय का इजहार किया था कि ये एक तरह से अदारों के दरमियान टकराव है और जहां तक मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में आज FIA की अदालत में समाअत थी। आपको याद होगा कि नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 का केस था वो नैब की हदूद से बाहर निकल गया और उसके बाद वो FIA की अदालत में चला गया। अब अदालत के अंदर इसकी बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहां पर जब यह मामला नैब की अदालत के पास था उस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की एप्लीकेशन से अदालत के अंदर सबमिट करवाई गई थी, लेकिन अब FIA के पास आने के बाद उनकी हैसियत खत्म हो चुकी है। तो अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला से यह कहा कि आप ये दरखास्त जमानतें वापस ले लें और आप नए सिरे से दरखास्तें जमा करवा दें। तो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने उनकी जमानतों की नई दरखास्तें जमा करवा दी हैं। आज उनको कॉपीज तकसीम कर दी गई हैं। ये कानूनी तौर पर ऐसे होता है कि जब कोई चलान अदालत के पास आता है तो मुल्जमान के खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए होते हैं उस हवाले से मुल्जम को आगाह किया जाता है कि आपके खिलाफ ये फलां फलां इल्जाम है, आपके खिलाफ ये फलां फलां गवाहान हैं और गवाहान के बयान भी मुल्जमान को मुहैया किए जाते हैं। इसको कहते हैं कॉपीज तकसीम करना। तो आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो इल्जामात थे तोशाखाना 2 केस में उसकी कॉपीज फराहम की गई हैं और फर्द जुर्म के लिए आइंदा 26 सितंबर डेट फिक्स की गई है और उसी तारीख में जो इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानतों की दरखास्त जमा करवाई गई है उसके ऊपर भी आर्गूमेंट्स किए जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगला जलसा मियां वाली नहीं बल्कि आइंदा हफ्ते रावलपिंडी में करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी को इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं। आपको याद होगा कि अली मीन गंडापुर साहब ने कल एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अगला जलसा मियां वाली में करेंगे, लेकिन आज इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि अब अगला जलसा मियां वाली में नहीं होगा, वो रावलपिंडी में होगा। अच्छा जी, रावलपिंडी की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को कह दिया कि अगले हफ्ते को हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे। पार्टी को कहता हूं कि जलसे के लिए हाई कोर्ट से रुजू करें, अदलिया को खत्म करके ये गैर अलानिया मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। ये वो तरमीम करने लगे हैं जो किसी आमर ने भी नहीं की। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क में अमन नहीं होगा। आप जो तरमीम करने जा रहे हैं इनसे क्या अमन आएगा? हम इन तरमीम के खिलाफ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे, जलसे की इजाजत ना मिली तो एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने कहा कि लाहौर में जलसे से एक दिन कबल इजाजत दी गई और फिर कंटेनर लगा दिए गए। बल्कि मैं यहां पर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अप्रिशिएट करूंगा कि सिर्फ एक दिन पहले इजाजत दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले प्रोग्राम था कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। वहां पर जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी और अल्टीमेटली जो जगह का इंतखाब किया गया वो तकरीबन लाहौर से 20 से 25 किलोमीटर दूर किया गया। तो इतने थोड़े वक्त में इतने सारे इंतजाम करना और इसके बावजूद लोगों का इस हद तक इकट्ठा होना,
जबकि अली मीन गंडापुर भी वहां पे उस वक्त मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेन लीडर इमरान खान जेल के अंदर मौजूद था। मेन लीडर की गैर मौजूदगी में एक दिन के नोटिस के ऊपर और जो मतलूबा जगह थी वहां पर जलसा ना करवाने के बावजूद, लाहौर से बाहर तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर जलसा करवाने के बावजूद भी लोगों ने शिरकत की और इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खान साहब कहते हैं कि हमारे जलसों में लोग पैदल चलकर आते हैं, हम कीमे वाले नान नहीं खिलाते, गर्मियों का जलसा शाम में होता है। और ये कहते हैं कि 6 बजे जलसा खत्म कर दो। पार्टी को दाद देता हूं कि तमाम रुकावटों के बावजूद जलसा किया गया। इमरान खान कहते हैं कि कल से प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि इसराइली तल्लुकात का ख्वाह और बड़ा हामी हूं। इसराइली अखबार में छपने वाले आर्टिकल में मेरी तारीफ और मेरी क्रेडिबिलिटी की बात की गई। ये बात सही है क्योंकि इसराइल में जो इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल लिखा गया था कि इमरान खान इसराइल का हामी है, उसमें भी ये बात लिखी गई थी कि इमरान खान ने हमेशा इसराइल के खिलाफ बात की है, उसकी फेवर में कभी बात नहीं की। तो जब एक आर्टिकल लिखने वाला अपने मुंह से इस बात को कन्फेस करता है कि इमरान खान ने हमेशा इसराइल के खिलाफ बात की है, तो फिर आप ये किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान इसराइल का हामी है। ये बात बहरहाल समझने की है कि आज तक इमरान खान ने जितने भी बयानात दिए हैं इसराइल के हवाले से, हमेशा इसराइल की मुखालफत की है। इमरान खान का कोई एक बयान भी ऐसा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है जिसमें उसने इसराइल की फेवर की हो। आर्टिकल के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि इमरान खान ने हमेशा इसराइल की मुखालफत की है। अच्छा जी, खान साहब ये कहते हैं कि इनको अंग्रेजी समझ नहीं आती। इसराइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। सीज फायर करे, आप पहले 2 रियासती हल की जनब जाएं, फिर आपसे बातचीत होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।